भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि एक दिन में अब 10,000 के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की इसी संख्या ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो जून के मध्य तक कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में भारत चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। देश अनलॉक हुआ तो कोरोना भी बेलगाम हो गया। इसके खतरे का ग्राफ भी तेजी से बढ़ने लगा। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट को जरा गौर से देखिए। कोरोना वायरस के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि 24 घंटे में मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर ब्राजील है और दूसरे नंबर पर अमेरिका। कोरोना का कहर और बातें दुनिया जहां की, यहां मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। 80 दिनों का लॉकडाउन, तमाम एहतियाती उपाय, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के असर को, कोरोना के कहर को कम नहीं किया जा सका। पिछले 24 घंटों की बात करें तो ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर आ गया है कोरोना संक्रमण के मामले में। ऐसे में विशेषज्ञों का भी कहना है कि जून और जुलाई बहुत भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन कितने भारी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। बस अभी तो इब्तिदाई कोरोना है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोरोना के संक्रमण की यह रफ्तार काफी कुछ कह रही है। आने वाले 2 महीने जो आप भी और हम भी बार बार कह रहे हैं बहुत ही खतरे के हैं। उसके लिए हमें आज नहीं हम सावधान हुए तो फिर आगे 2 महीने बाद जो परिणाम होगा उसकी हम कल्पना आज हमें सावधान होने का मौका ही नहीं मिलेगा शायद। नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती उसकी चीज की जो आगे अगर इस वक्त की थोड़ी सी लापरवाही। इसीलिए बार बार मोदी जी का आप टैगलाइन देखेंगे ना, हमें सतर्क रहना है। बहुत बड़ी बात जो कह रहे हैं वो उन्होंने सब कवर कर दिया। इसे एक सतर्कता वाले वर्ड में सब कवर कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी को बारीक से देखने पर कई हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। जिस तेज रफ्तार से भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर यही रफ्तार रही तो मध्य जून तक कोरोना संक्रमण के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट इसकी तस्दीक करती है। फिलहाल तो भारत संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। देश भर में कोरोना का विस्फोट हो गया। ये कहा जाए मामले लगातार बढ़ते जा रहे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले जो है वो आ चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरे अगर विश्व की बात करें तो मिड जून तक ये कहा जा सकता है कि भारत चौथे नंबर पर होगा कोरोना के केसेस में। यानी जाहिर तौर पर यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोरोना से जंग इसी बेसिस पर जीती जा सकती है। तो इसका इस्तेमाल करें और जाहिर तौर पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम इस बीमारी से जीत सकें। हालांकि इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट के आंकड़े भी बढ़े हैं। हर दिन होने वाले टेस्ट की संख्या और पॉजिटिव रिजल्ट वाले टेस्ट का प्रतिशत पर भी जरा नजर डालिए। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट को जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। 5 जून तक ये 6.81% पहुंच गया है। केंद्र सरकार इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए राज्यों को मेडिकल तैयारी करने की सलाह दे रही है। अधिक से अधिक स्थानों पर हम किस प्रकार से ये फीवर के लिए फीवर कॉर्नर्स या फीवर क्लिनिक्स ये ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर बना लें, बेड्स की व्यवस्था को और सुदृढ़ कर लें। कोरोना की वजह से ही देश में पहली बार 25 मार्च को लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब तो पूरी छूट है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी है। इसी रफ्तार के बीच कोरोना के मामले ने भी स्पीड बढ़ा दी है। ऐसे में फिलहाल ज्यादा संभलने और एहतियात बरतने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। चिराग गोठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। देश भर का आंकड़ा बेहिसाब तेजी से भाग रहा है और इसमें दिल्ली के ग्राफ का बड़ा हिस्सा है। राजधानी में इस वायरस की वजह से अब संकट गहरा गया है। आफत के बीच दिल्ली में टेस्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है।
दिल्ली में कोरोना संकट जितना बड़ा है, सिस्टम से उतनी ही ज्यादा नाराजगी। ये एम्स के नर्सिंग स्टाफ हैं, ड्यूटी के दौरान कोरोना का इलाज करते हैं, छुट्टी मिलते ही प्रदर्शन शुरू। ये सभी कोरोना वॉरियर्स परेशान हैं कि पीपीई किट पहनकर 6 घंटे की कमरतोड़ ड्यूटी बेहद मुश्किल है। अब दिल्ली एम्स प्रशासन से राहत मांग रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल के सामने ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली वासियों के सामने कोरोना ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसकी काट नजर नहीं आ रही। महामारी के आंकड़ों से खौफ है। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील न हुआ हो। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कंटेनमेंट जोन की संख्या 163 हो चुकी है। अब जरा दिल्ली के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 3 जून की रात 12 बजे तक संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई, जबकि मरने वालों की संख्या 650 हो गई। 3 जून को 24 घंटे में 1,359 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने 25,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ जो आधिकारिक कुल मौतें हैं वो 650 अभी तक दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध है, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे दूर है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसके कारण कोरोना के जो पेशेंट हैं वो सही समय पर अस्पताल में बेड न मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। कोई अपनों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है, तो कोई कोरोना जांच नहीं होने पर। तो प्राइवेट की गाइडलाइंस ये आ गई है कि प्राइवेट कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम कभी किसी हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, कोई डॉक्टर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कल को अगर कुछ हो जाता है उनको, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से कि कौन उसका जवाब देगा। सत्येंद्र जी, एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। संकट की इस घड़ी में सियासत भी खूब हो रही है। कोरोना की जांच को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। सत्येंद्र जैन ने 2 दिन पहले ही आरएमएल अस्पताल में जांच को लेकर सवाल उठाए, तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उनका जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की। रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसको 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उसके कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। दिल्ली सरकार दुहाई दे रही है कि सारी व्यवस्था बेहतर है, बस दिल्ली से बाहर के लोगों ने संकट गहराया तो संभालना मुश्किल होगा। इस बीच कोरोना की रफ्तार को देखते हुए टेस्ट के नियमों में बदलाव किए गए हैं। लक्षण दिखने पर ही कोरोना टेस्ट हो सकेंगे। मतलब जब तक किसी को बुखार और खांसी होने के साथ साथ सांस में दिक्कत नहीं होती, तब तक उसका टेस्ट नहीं होगा। राम किंकर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जो कोरोना ग्राफ में पहले नंबर पर बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के 80,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सिर्फ मई में ही ये आंकड़ा 46,000 के पार पहुंचा। कोरोना का खतरा कम तो नहीं हुआ, फिर भी मुंबई गुलजार होने लगी है। धीरे धीरे ही सही, मार्केट में दुकानों का शटर उठने लगा है। समंदर का किनारा गुलजार हो चला है। करीब 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था। सब कुछ वीरान था। अब चहल पहल बढ़ी है। लोग बाहर निकले हैं, खुली हवा में आजादी महसूस कर रहे हैं।
पहले फेज में क्या शुरू होना था, पहले फेज में लोगों को मॉर्निंग वॉक, पार्क्स में जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए परमिशन देनी थी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम नरीमन पॉइंट इलाके में हैं मुंबई के। आमतौर पर लॉकडाउन के पहले अगर इस इलाके को देखा जाता था तो यहाँ पर सुबह इससे ज्यादा आमतौर पर भीड़ देखी जाती है, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ किया जाएगा तो लोग अपने रूटीन के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, बाकी लोग हो, उन्होंने अपने रूटीन के तहत यहाँ पर आना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं नरीमन पॉइंट पर कितने दिनों बाद आप घर से बाहर निकले हैं? सर कम आज 70 डेज हो गया। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि वॉक करेंगे तो थोड़ा हेल्थ अच्छी रहेगी, और नहीं वॉक करेंगे तो ऐसे भी बीमार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज वॉकिंग करके। 3 जून से ही अनलॉक 1 के तहत सरकार ने मुंबई को राहत देने का फैसला किया था, लेकिन तूफानी संकट के बाद इसे 2 दिनों के लिए टालना पड़ा। आखिरकार शुक्रवार को मुंबई ने खतरे के बीच सुकून की सांस ली। शर्तों बंदिशों के साथ मुंबई के बाजार खुलने लगे। मशहूर झावेरी बाजार में करीब 3000 दुकानें हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत उनमें से आधी संख्या को ही इजाजत मिली है। कुछ दुकानें हैं जो खुली हैं, लेकिन कुछ दुकानें हैं अभी भी बंद हैं। ऑल्टरनेट तरीके से दुकानों को खोला जाएगा। इसके पीछे कारण बस यही बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। देखिए, मैंने आपको बताया मुंबई का ये ज़वेरी बाजार बहुत ही प्रसिद्ध ज्वेलरी का इलाका है। यहाँ पर हजारों की संख्या में हर रोज लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद से तो यहाँ पर रौनक चली गई। माया नगरी में डेंजर ऐसा है कि कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा। झावेरी बाजार में जो खरीदार दिखे वो भी मास्क में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। हमारी सेफ्टी के लिए ही है, जो भी ये लोग भी कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए भी है कि हमें कुछ हो गया तो फिर हमारे पीछे हमारे परिवार को भी लग जाएगा। तो बेटर हम प्रिकॉशन करें और जो ये लोग बोले उस हिसाब से चले तो अच्छा ही है। तो अभी आगे की आप किस तरीके से शॉपिंग करने वाली हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से तो कुछ शॉपिंग ही नहीं हो पाई। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे घर पे, वो मिस हो गए क्या? अभी तो जो जरूरी होंगे वही शॉपिंग करेंगे, बाकी जो बिना वजह निकलते थे हर जगह यहाँ जाना वहां जाना, वो हम नहीं जाएंगे। मुंबई में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स पर अभी भी पाबंदी जारी है, लेकिन 5 जून से मिली राहत की खेप में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टैक्सी, रिक्शा और 4 पहिया गाड़ियों को चलाने की भी इजाजत मिल चुकी है। मुंबई में कोरोना के आंकड़े 46,000 के पार जा चुके हैं। कल देर शाम जो आंकड़े आए उसके मुताबिक मुंबई में बीते 24 घंटों में 139 लोगों ने जान गंवाई। ये किसी एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरे महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 80,229 हो चुकी है, जबकि 2,849 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के भीषण खतरे के बीच राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 43.81% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 3.55% रह गई है। तसल्ली भरी इस खबर के बीच अब सभी को इंतजार 8 जून का है, जब सभी दफ्तरों में 10% स्टाफ के साथ काम शुरू हो जाएगा। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में कई गांवों की महिलाएं भी जुड़ गई हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं अंधविश्वास की लैब में कोरोना के गुस्से को शांत कर रही हैं। बिहार और झारखंड से इस रिपोर्ट को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोरोना के वैक्सीन को लेकर भले ही बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास की लैब में कोरोना की दवा तलाशी जा रही है। मामला बिहार के कैमूर के मोहनिया का है, जहां कोरोना देवी हो गई और महिलाएं उनकी भक्त। कोरोना देवी के गुस्से को शांत करने के लिए फूल, लौंग, लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, वो भी गिन गिन कर। पता नहीं कोरोना का 9-9 से क्या वास्ता है, लेकिन महिलाएं यहाँ सब कुछ 9-9 की संख्या में ही चढ़ा रही हैं। साथ में गीतों के जरिए कोरोना को मना रही हैं।
बारिश के बीच महिलाओं का तांता लग गया है। तालाब के किनारे पिंड बनाकर महिलाएं पूरे देश और जिले की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। कि हे माता, अरे कहूँ से चलल हो कि हमार गांव नगर जिला जवार सब जे भैया बहनी बासे के सब जुड़े रखी, शांति हो जाए हमार गांव नगर, दुनिया में सुनत नहीं जाए, शांति हो जाए। हे करौना माई कहीं से आनी बवंडर आओ, आपके पूजा कर देनी, आप गांव नगर शांति रखी, हवा बड़ेर कहीं ले जाई। बिहार के बक्सर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ब्रह्मपुत्र प्रखंड के अधूरा गांव में अधूरी ज्ञान के गंगा में लोग डुबकी लगाने को बेताब हैं। गंगा किनारे महिलाओं का हुजूम है। यहाँ भी पूजा पाठ का दौर जारी है। लड्डू, फूल और तिल से कोरोना के प्रकोप को कम करने में जुटी हैं महिलाएं। कोरोना बीमारी को महिलाओं ने कोरोना माई बता दिया है। ई पूजा रुआ केकर करतनी? कोरोना माई के पूजा करता है। कोरोना माई ई कैसे रुआ जाने थी भइल की पूजा कोरोना माई है? मिया करत त हमहु करतनी। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, उसे तंत्र मंत्र से मनाने का काम झारखंड के धनबाद में भी हो रहा है। झरिया के लिलोरी पत्थरा में महिलाएं नदी के तट पर पूजा करती हैं। पहले गड्ढा खोदती हैं, फिर वापस मिट्टी से बंद कर देती हैं। इनकी माने तो ऐसा करने से कोरोना शांत हो जाएंगी और देश छोड़कर चली जाएंगी। इस काम में किन्नर भी जुट गई हैं, गीत गाकर पूजा कर रही हैं। हम लोग पूजा कर रहे हैं। रात में सपना में करुणा माई आई थी, वो हम लोग जे गाय बन करके आई थी और थोड़ी देर में औरत बन गई, तो बोली जो हम करुणा माई है, जे हमको पूजा करो, पूरा ही भारत के जितने हैं सब हमको पूजा करो, हम भारत छोड़ करके चल जाएंगे। और उसका बाद से हम लोग जा करके करुणा माई के पूजा किए। महिलाओं की इस अंधभक्ति से कोरोना के मामले कम तो नहीं हुए, लेकिन अगर अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले, चीन वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले वैज्ञानिक कहीं ये सुन लिए तो माथा जरूर पीट लेंगे। बेचारे दिन रात लैब में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें ना तो दवा बनाने में कामयाबी मिल रही है और ना ही वैक्सीन। और यहाँ महिलाएं दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस के गुस्से को शांत करने में जुटी हैं। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे, धनबाद से सिथुन मोदक के साथ आज तक ब्यूरो। एक वायरस ने सब कुछ बदल दिया, जिंदगी का सलीका भी, जीने का तरीका भी। अब 8 जून से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, मगर धार्मिक स्थलों में भी कोरोना संक्रमण के चलते कई इंतजाम किए गए हैं। धर्मस्थलों को खोलने की तैयारी किस तरह की है, ये रिपोर्ट देखिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट मंदिरों में फिर से गूंजेंगे मंत्रोच्चार, होगा पूजा पाठ। मस्जिदों से आएगी अजान की आवाज। एक ओंकार सतनाम, गुरुद्वारों में सुनाई देगी गुरबाणी। श्रद्धालु करेंगे अरदास। अकाल मूरत अजूनी सैभम। मगर कोरोना के पहले जो हालात थे वैसे हालात नहीं होंगे। अब सब कुछ होगा नियमों में। पूजा पाठ करने से पहले मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी नियम मानने होंगे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक धर्मस्थलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर भी खुलने के लिए तैयार है। यहाँ सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और कोरोना से बचने के लिए कई जतन किए गए हैं। यहाँ की तैयारियां देखिए। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है। ये सब किया जा रहा है 8 तारीख के लिए। पटना में महावीर मंदिर आज ही खुल गया, लेकिन अब यहाँ पूजा पाठ करने वालों के लिए नियम कायदे बदल गए हैं। देखिए, सबसे पहले जब भक्त यहाँ आएंगे मंदिर के बाहर
तो कतारबद्ध तरीके से जब वो मंदिर परिसर के बाहर ही होंगे तो सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। इस गेट से जो है उनकी एंट्री होगी सीधा मंदिर के अंदर। अब यहाँ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, आप देख लीजिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसका पालन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए मार्किंग की जा रही है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी 2 गज की दूरी। मंदिरों के अलावा गुरुद्वारे भी 8 जून से खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की तैयारियां देखिए। इन्फेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है, टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही कपड़ों से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो भी श्रद्धालु है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है। 2 दिन बाद मस्जिद भी खुल जाएगी। नमाजी फिर से मस्जिदों में नमाज पढ़ पाएंगे, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भी पालन करना जरूरी होगा। हम खड़े हैं दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में और हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब। किस तरह के इंतजामात किए हैं जो 8 जून से सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत होने वाली है, कैसे? जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं हमने पहले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है और लोगों को बताया भी जाएगा कि वो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। तो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्रिश्चियन धर्म गुरुओं ने तय किया है कि 30 जून तक एहतियातन चर्च नहीं खोले जाएंगे। आज तक ब्यूरो। मुंबई में एक बार फिर बादल मुसीबत बनकर बरसे हैं। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मुंबई के किंग सर्कल, दादर, परेल और कुर्ला में जल जमाव हुआ है। सुबह सुबह बारिश के बाद ट्रैफिक की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। 4 तस्वीरें। हालांकि आपको बताएं कि तूफान के बाद से ही मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह काफी तेज बादल बरसे जिस वजह से तमाम इलाकों में जल जमाव जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुर्ला की तस्वीर है, दादर की तस्वीर है। यहाँ पर कई ऐसे लो लाइंग एरियाज भी हैं जहाँ पर पानी भर जाने की वजह से परेशानी हो रही है। निसर्ग तूफान से मुंबई तो लगभग बच गई, लेकिन मुंबई के पास रायगढ़ में इस तूफान का कहर बुरी तरह से टूटा है। नुकसान को देखकर लग रहा है कि इससे उबरने में काफी लंबा वक्त लगेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड और अलीबाग के बीच निसर्ग तूफान का लैंडफॉल हुआ था। इस 40 किलोमीटर के इलाके में तूफान के चलते हुई तबाही से उबरने में लोगों को लंबा वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को यहां का जायजा लिया। जिला प्रशासन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ के जवान तूफान के निशान मिटाने में लगे हैं, पर तबाही इतने बड़े पैमाने पर है कि हर जगह प्रशासन का पहुंच पाना तक संभव नहीं है। एक और घर, एक और पेड़, बड़ा सा पेड़ घर पे गिरा हुआ है जो चक्रवाती तूफान आया था उसमें, और घर तहस नहस हो गया। सिर्फ घर ही नहीं, इनकी जिंदगी, इनकी उपजीविका पर क्या असर हुआ है इसके बारे में पूछते हैं। नुकसान क्या, जितने भी पेड़ है ना नारियल सुपारी के, उसमें से कम 40 या 45% तो पेड़ गिर गए हैं पूरे के पूरे। तो इस पर ही निर्भर थे, इस पर ही उपजीविका थी आपकी? हाँ, इसी पर है, इसी पर है, नहीं तो और क्या करेंगे। कितना कमाई होती थी सालाना इससे बेच के? या ऐसा इसका तो बोल नहीं सकती, क्योंकि नारियल को तो हम लोग मराठी में जो कल्पवृक्ष बोलते हैं ना कोकण का, तो उसके हर चीज का तो फायदा होता है, मगर उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने जितना भी कमाया है 20-25 साल में वो पूरा चला गया। अभी साल की आमदनी जो है ये 2 सुपारी और नारियल से जो होती थी वो नहीं होगी। नहीं होगी, अभी नहीं होगी। अभी कम से कम 2 या 4 साल तक तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इस इलाके में ज्यादातर लोग सुपारी और नारियल की खेती करते हैं, जिसे तूफान ने तहस नहस कर दिया है। यहाँ पे नुकसान यानी 3-4 जनरेशन से जो कोकोनट और सुपारी का झाड़ सेव किया था, जिसके ऊपर गुजारा होती थी, वो गुजारा पूरा झाड़ सुपारी सब हो गया। अभी गुजारा कैसे करेंगे? इतना आमदनी कितनी होती सालाना? सालाना आमदनी वैसा नहीं बता सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द रेनी सीजन, और वो होते हैं अंदाजे फिर भी 50-60 हजार के ऊपर होता है, तकरीबन 1.5-2 लाख। या अभी पूरा ही गया या पार्शली नुकसान हुआ? पार्शली 10% भी झाड़ रहा है, नहीं तो नुकसान तो पूरा ही हो गया ना। ये कि पिछले 3 महीने में
कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन था, उसका भी असर हुआ? उसका तो बहुत असर हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग नारियल निकालने के लिए जो आते थे वो कोई आए नहीं, तो बहुत सा नारियल ऐसा ही गिर गया जो हम बेच नहीं सकते थे, क्योंकि कोई आता नहीं था शॉपिंग करने और सब के लिए। और बाद में आया है तो उसका भाव नहीं है। तो कोरोना की वजह से तो पूरा नुकसान ही नुकसान है। उसके ऊपर ये निसर्ग का साइक्लोन आ गया, वो नुकसान है। अभी हम जिए तो कैसे जिए? और मोदी जी बोलते हैं रिटायर हो, गांव चले जाओ, वो सब है। तो गांव आके ये हो गया, अभी कहाँ जाएंगे? 2 लाख के आसपास तो आ ही जाता था साल का, तो अभी पूरा नुकसान हुआ है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ये नहीं है। कोंकण का ये इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट है। बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे थे। कोरोना की वजह से वो ठप पड़ गया और रही सही कसर निसर्ग तूफान ने पूरी कर दी। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।